ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट का आदमी अनिका को कैमरा दिखा रहा था। उसने कैमरा की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसी खूबसूरत लड़कियाँ मिडल फ्रेम में आना चाहती हैं ताकि सब लोग तुम्हें देखें। अरे आखिर छोटे छोटे रोल करके ही तो बड़े बड़े रोल के लिए ब्रेक मिलता है और मुझे यकीन है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को जरूर एक दिन बड़ा ब्रेक मिलेगा। तुम बहुत जल्दी हीरोइन बन जाओगी, यह मैं जानता हूँ। मैं इस फिल्म में कई सालों से काम करता हूँ। मैंने कई सारी जूनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया है, मगर तुम जितनी खूबसूरत जूनियर आर्टिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बात मानो, वहाँ कैमरा एंगल है, तुम ठीक उसके सामने वहाँ पर बैठ जाओ और फिर दुआ करो कि कैमरामैन की नज़र तुम पर पड़े। अगर एक दो बार भी तुम्हें फ्रेम में दिखा दिया गया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बड़ी स्क्रीन पर आग लगा दोगी। जिस हीरो के साथ इस वक्त तुम जूनियर आर्टिस्ट काम कर रही हो, अगली फिल्म में वही हीरो तुम्हें अपने अपोजिट हीरोइन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अनिका किसी तरह से उस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनिका को न तो कैमरा में आने का इंटरेस्ट था और न ही एक्टिंग करने में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि अनिका फिल्में देखना भी पसंद नहीं करती थी। अनिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा और उस आदमी से कहा, क्या आप मेरे लिए एक चाय लेकर आ सकते हो? मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम जरूर, मगर इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर आप बड़ी स्टार हो गई तो फिर मुझी को अपना पर्सनल बॉय रखिएगा। चाय के साथ साथ मैं एक कागज पर अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ। बड़ा ब्रेक मिल जाए तो मुझे और मेरी बात को भूल मत जाना। अनिका पूरी लाइब्रेरी में नजरें घुमाकर उस बायो मेडिसिन डिपार्टमेंट को ढूंढती रही। अलग अलग चेम्बर पे अलग अलग नाम लिखे गए थे। अनिका को लग रहा था कि शायद बायो मेडिकल डिपार्टमेंट का भी नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया हो। कई चेम्बर्स के नाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम पर रखे गए थे। हो सकता है इतने सालों में किसी रिटायर प्रोफेसर का नाम उस चेम्बर को दे दिया गया हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह असली चेम्बर को किस तरह से पहचाने। वहाँ डायरेक्टर कुछ लोगों को कहानी समझाने लगा। कहानी एक ऐसे लड़की की थी जिसके प्रोफेसर ने उसे एक ऐसी ड्रग से इंजेक्ट कर दिया था जिससे उसके शरीर के अंदर काफ़ी म्यूटेशन हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़का बाकी सब लड़कों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। उस प्रोफेसर ने उस लड़के को इसलिए वह ड्रग इंजेक्ट की थी क्योंकि वह लड़का उसकी उम्र के बाकी सारे लड़कों के मुकाबले काफ़ी वीक था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल और कॉलेज में वह सभी लोगों के बीच हमेशा हंसी का पात्र बनकर रहा था। उस लड़के के दिल से ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह ताकतवर बन जाए। प्रोफेसर ने उस लड़के के इसी इमोशनल टर्ब्यूलेंस का फायदा उठाकर उसे अपने लेबोरेटरी में बनाई गई एक ड्रग से इंजेक्ट कर दिया। देखते ही देखते वह लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगा। उस लड़के के अंदर वह सारी क्वालिटी जाने लगी जो स्पाइडर के अंदर होती थी। वह लड़का सचमुच का स्पाइडरमैन बन गया था। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। ताकत के साथ साथ समाज में उस लड़के का रुतबा भी बढ़ने लगा था। मगर देखते ही देखते उस ताकत ने लड़के के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पहले उस लड़के के अंदर से इंसानियत मिट गई और धीरे धीरे उसके अंदर का इंसान भी बनने लगा था। वह लड़का पूरी तरह से स्पाइडर में बदल गया था। हालांकि वो लड़का अब इंसान नहीं रहा था, मगर उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह लड़का अब वह किसी भी तरह लोगों को मारना चाहता था। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने अपने स्पेशल एजेंट को उस लड़के को पकड़कर मारने के लिए भेजा, मगर उस लड़के ने अकेले ही सारे एजेंट को मार दिया। जब उस लड़के के पीछे खुफिया एजेंट पड़े थे तब एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। देखते ही देखते उस लड़के को उस लड़के के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी थी। उसके अंदर कहीं न कहीं अब फिर से इंसानियत दिखने लगी थी। वहाँ जब उस प्रोफेसर ने उस लड़की को पावरफुल होते हुए देखा तब उसे यकीन हो गया कि उसका आविष्कार काम कर रहा था। इसलिए उसने खुद भी अपने आप को उस ड्रग से इंजेक्ट कर दिया ताकि वो और उसका शागिर्द वह लड़का साथ में मिलकर इस दुनिया पर राज कर सके।
जब भी वह लड़का इंसानियत की बातें करता, वह प्रोफेसर उसे वह वीडियो दिखाता जिसमें लोग उस लड़के को मजाक बनाया करते थे, ताकि फिर से उस लड़के के अंदर गुस्सा जाग जाए और उसके अंदर उठ रही इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रोफेसर चाहता था कि उस लड़के के सर पर बस एक ही जुनून सवार रहे, पूरी दुनिया पर राज करना। हीरो उस खड़ूस प्रोफेसर के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। प्रोफेसर के कहने पर उसके साथ मिलकर वो लड़का धीरे धीरे पूरे शहर को तबाह करने लगा। मगर तभी अचानक वह लड़की फिर से उस लड़के के सामने आ जाती है। उस लड़के के दिल में दबी हुई फीलिंग्स फिर से जाग जाती है। आखिरकार उसका प्यार जीत जाता है। उस लड़के के प्यार के कारण वह लड़का अपने पावर को कंट्रोल करने के लायक बनता है। अपने अंदर जिंदा जानवर को दफनाकर वो फिर से इंसान बन जाता है और अपनी शक्तियों के सहारे वह प्रोफेसर को हराने में भी कामयाब हो जाता है। इस तरह वह हीरो पूरे शहर को बचा लेता है, जिसके बाद वह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का एजेंट बनकर काम करने लगता है। आखिरकार नफरत की हार होती है और प्यार की जीत। ये टिपिकल साइंस फिक्शन मूवी थी जिसका हीरो राहुल था। इस वक्त ये फिल्म अपनी शूटिंग के काफी अर्ली स्टेज पर थी। इस वक्त जो सीन शूट होने वाला था उसमें हीरो यानी कि राहुल एक लाइब्रेरी के अंदर छुपा था और बाहर कुछ कॉलेज के पॉपुलर लड़के उसे सीटियान बजाकर बाहर बुला रहे थे, ताकि वह लोग उसे फिर से चिढ़ा सकें और अपने मजे के लिए उसे मार भी सकें। हीरो काफी डर गया था और इसलिए लाइब्रेरी में आकर छुप गया था। वह बाहर जाने से डरता था, अपने दोस्तों से डरता था। तभी लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात उस प्रोफेसर के साथ हो जाती है जो एक स्पेशल ड्रग का आविष्कार करना चाहता था। हीरो को उस ड्रग के बारे में पता चलता है। उसे यह भी पता चलता है कि उस ड्रग के इंजेक्ट होने के बाद इंसान काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। प्रोफेसर को पता लगता है कि हीरो भले ही लोगों की नजरों में काफी बेवकूफ था, मगर उसका IQ लेवल काफी हाई था। प्रोफेसर और हीरो दोनों साथ मिलकर वो ड्रग बनाने लगते हैं। अनिका को स्टोरी लाइन के बारे में कुछ पता नहीं था। बस एक्शन कहते ही अनिका यहाँ वहाँ घूमने लगी। अनिका किसी तरह आर्काइव फाइल नंबर 004 को ढूंढना चाहती थी। तभी अचानक अनिका की नज़र कमरे के कोने में रखे एक बड़े से शेल्फ पर पड़ी, जिसमें कई सारी फाइलें रखी गई थी। उन फाइल को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह फाइल काफ़ी पुरानी थी। अनिका जानती थी कि फाइल नंबर 004 वहाँ होने की काफ़ी हाई चांसेस थे। एक और शूटिंग चल रही थी और दूसरी ओर अनिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी भी तरह फाइल नंबर 004 तक पहुंचकर V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला हासिल करना चाहती थी। वहां जो फाइल्स रखी गई थी उस शेल्फ के ठीक आगे राहुल की शूटिंग चल रही थी। अनिका धीरे धीरे उस फाइल तक पहुंचने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका उस शेल्फ तक पहुंची कि अचानक डायरेक्टर ने जोर से चीख लगाते हुए कहा, अरे कट 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 यार, कौन चल रहा है वहां पर। अचानक ही कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। अनिका ने जब डायरेक्टर की ओर देखा तो डायरेक्टर ने अनिका से कहा, अरे ये क्या कर रही हो मैडम, ये कोई गार्डन नहीं है, यहाँ पर शूटिंग चल रही है। क्या इससे पहले तुमने कभी जूनियर आर्टिस्ट का काम नहीं किया है? पता नहीं चलता फेसिंग कैसे दी जाती है। अनिका के पास डायरेक्टर के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। न अनिका के पास शूटिंग करने का कोई एक्सपीरियंस था और न ही अनिका शूटिंग अटेंड करने आई थी। डायरेक्टर अपने हाथों में पकड़ा हुआ माइक नीचे रखकर अनिका के पास चलकर आया और अनिका को घूर घूर कर देखने लगा। डायरेक्टर ने अनिका से कहा, ओह समझ गया, तुम हीरोइन बनना चाहती हो इसलिए यह कर रही हो। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम एक आम जूनियर आर्टिस्ट हो जो किसी तरह फ्रेम में आना चाहती हो, मगर अब तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा फिगर देखकर मैं समझ गया कि तुम एक जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के लिए एक वरदान हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारी तस्वीर फिर बड़े बड़े पोस्टरों पर होगी। अगर तुम कहो तो इसी फिल्म में तुम्हारे लिए मैं एक रोल लिखवा देता हूँ। अनिका ने उस डायरेक्टर को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे रोल नहीं चाहिए। अनिका की इस बात पर वो डायरेक्टर हैरान हो गया। डायरेक्टर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए अनिका से कहा, यह क्या कह रही हो तुम जानती भी हो तुम्हें कौन रोल ऑफर कर रहा है। अरे मेरे साथ काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मैं सामने से एक न्यू कमर को ब्रेक देना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मना कर रही हो।
अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो उस डायरेक्टर को कैसे समझाए कि वो यहाँ क्या करने आई थी। उस डायरेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माना कि तुम गजब की खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती अगर इस कैमरे में कैद हो जाए तो इस दुनिया में आग लगा सकती हो। मगर ऐसा एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सारी टैलेंटेड लड़कियाँ उस स्टीवन के साथ काम करना चाहती है। मगर इस फिल्म के बाद मैं भी बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम लोग देख लेना कि इस साल यह अवार्ड यह फिल्म लेकर रहेगी। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, सब कुछ इसी फिल्म को मिलेगा। और तब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ डेब्यू क्यों नहीं किया। अनिका का नहीं जानती थी कि वो डायरेक्टर की बातों को कैसे रोके। अनिका की नज़रें उस फाइल रैक पर टिकी हुई थी, मगर अनिका ये बात किसी को बता नहीं सकती थी कि वो यहाँ क्या कर रही थी और वो यहाँ किस मकसद से आई थी। वो डायरेक्टर गुस्से से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। अरे मौका अभी मिला है तो अभी हाथ में ले लो। फ्यूचर में मौका मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे ज़माने में जो पहला काम मिलता था हम उस काम को दोनों हाथों से पकड़ लेते थे और फिर जी जान लगाकर अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में जगह हासिल करते थे। मगर नहीं, आजकल की जनरेशन को तो पहले से ही सब कुछ बेस्ट चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना इन लोगों को। मगर देख लेना, यही तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन ले डुबाएगा। डायरेक्टर की बातें अनिका को काफ़ी इरिटेट करने लगी थी। अनिका ने बिल्कुल धीमी और सॉफ्ट आवाज में उस डायरेक्टर से कहा, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ एक्ट्रेस बनने नहीं आई हूँ। अनिका का जवाब सुनकर वो डायरेक्टर हैरान हो गया। वह हैरानी से अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर अनिका को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। कुछ देर तक अनिका को घूर घूर कर देखने के बाद उसने अनिका से कहा, यह क्या बात कह रही हो तुम? अरे तुम जैसी लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस बनने के लिए पैदा हुई है, और फिर अगर तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? उस डायरेक्टर के सवाल का अनिका के पास कोई जवाब नहीं था। अनिका नहीं जानती थी कि वह उस डायरेक्टर को क्या जवाब दे। अनिका मन ही मन सोचने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं जानता हूँ यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल जीन्स, स्पोर्ट शूज और व्हाइट प्लेन टी शर्ट पहनकर अनिका की ओर आ रहा था। राहुल बड़े ही स्टाइल से अनिका की ओर चलकर आ रहा था। अनिका के ठीक बगल में खड़े होने के बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने डायरेक्टर्स की ओर देखकर और कहा, सर मैं जानता हूँ यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। फिर अचानक ही राहुल ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल लिए। राहुल ने अपने दांत कचकचाते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मकसद मुझसे जुड़ा है, मेरे जरिए ही तुम अपना मकसद पाने में कामयाब बनोगी। अनिका देख चुकी थी कि राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। अनिका के लिए अब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि राहुल आखिर भी 16 पावर ड्रग के बारे में जानता था या नहीं। अनिका हैरानी से अपने सामने खड़े राहुल को देखती रही। अनिका नहीं जानती थी कि राहुल के मन में क्या चल रहा था। तभी राहुल ने अपने डायरेक्टर्स की ओर देखकर कहा, अरे आप इतना भी नहीं जानते डायरेक्टर सर, ये लड़की मेरी बहुत बड़ी फैन है और मेरे लिए यह सब कुछ कर रही है। बस किसी तरह मेरे साथ प्रेम में आकर वो अमर हो जाना चाहती है। अरे इसी को तो प्यार कहते हैं, एक सच्चा प्यार जो एक फैन अपने स्टार के साथ करता है। चलिए इस लड़की को माफ़ कर दीजिए और साथ साथ इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिए। डायरेक्टर राहुल की बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर ने राहुल से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो तुम? राहुल ने बड़ी ही शांति से जवाब देते हुए कहा, देखिए डायरेक्टर सर, आप चाहते हैं कि मैं आराम से टहलता हुआ उस आर्काइव के पास जाऊं जहां पर वो सारी फाइलें की हुई हैं। डायरेक्टर ने ये बात सुनते ही कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सर मुझे लगता है कि अगर ये लड़की भी मेरे साथ चले तो उसमें हर्ज क्या है? ऐसा लगेगा जैसे रियल सीन चल रहा है। कॉलेज में भी तो अक्सर ऐसा ही होता है, कई सारे लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। मुझे तो लगता है ऐसा करने से सीन पूरा नेचुरल हो जाएगा। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखकर कहा, हाँ मुझे भी लगता है ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, एक काम करो, तुम इस लड़की को अपने साथ ले लो। सुनो लड़की, तुम सर के साथ चल रही हो।
वहां तक जाना और वो फाइल वाला सेफ दिखे तो तुम बस उसमें उलझकर कुछ काम करते रहना, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। कैमरा के बीच आने की कोशिश मत करना, जानबूझ के कैमरे में देखना मत। अगर इस बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुमसे हटवा दूंगा। अनिका किसी भी तरह उस शेल्फ तक पहुंचना चाहती थी जहां पर वो फाइलें रखी हुई थी। अनिका को फाइल तक पहुंचने का बहाना मिल गया था। इनफैक्ट राहुल ने खुद ही उसे वो बहाना ढूंढ कर दिया था। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, राहुल अनिका के साथ साथ धीरे से उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगा जहां पर वो फाइलें एक सेफ में सजाई गई थी। अनिका की नजरें उस सेफ पर गड़ी हुई थीं। तभी राहुल ने अचानक से अनिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। राहुल अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अनिका को राहुल की आंखों में अपने लिए एक अलग ही अट्रैक्शन नजर आ रहा था, मगर इस वक्त अनिका को किसी चीज की नहीं पड़ी थी। यहाँ तक कि राहुल ने अनिका की कमर पर हाथ रखकर उसका फायदा उठाना चाहा था। ये बात भी अनिका ने नजरअंदाज कर दी थी। अनिका की नजरें उस फाइल सेफ पर जमी हुई थी। जब अनिका और वो राहुल उस जगह पर पहुंचे जहां पर फाइलें एक बड़ी सी अलमारी में सजाई गई थी, तो अचानक ही अनिका तेजी से उस अलमारी की ओर चली गई। अलग अलग सेफ में कई सारी फाइलें सजाई गई थी। फाइलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फाइलें बहुत पुरानी थी। अनिका ने देखा कि सबसे नीचे वाले सेफ में जो फाइलें रखी गई थी उसका नंबर था 5312। जब अनिका ने सेल्फ में अपनी नजरें घुमाई तो अनिका को एहसास हुआ कि सबसे नीचे के सेफ में 5000 सीरीज की फाइलें रखी थी। उसके ऊपर वाले सेल्फ में 4000 सीरीज की फाइलें रखी थी। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे अनिका की नजरें ऊपर की ओर जा रही थी, ज्यादा पुरानी फाइलें उसे नजर आने लगी थी। उस अलमारी के ठीक पास एक बड़ी सी लैडर पड़ी थी। अनिका उन सीढ़ियों को उस सेल्फ के पास लाकर खड़ी हो गई। अनिका ने बड़े ही ध्यान से वह सीढ़ियां सेल्फ से लगाई थी और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अनिका एक के बाद एक सेल्फ पर नजरें डाल रही थी। सबसे ऊपर वाले सेल्फ में अनिका ने देखा कि उसे 113 नंबर की फाइल नजर आई। अनिका ने जब अपनी नजरें घुमाते हुए देखा तो अनिका को महसूस हुआ कि उसी सेल्फ में सबसे पुरानी यानी कि 1 नंबर की फाइल भी ठीक कोने में रखी हुई थी। अनिका सीढ़ियों से उतरकर ठीक उस कोने में जाकर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने लगी। अब अनिका की आंखों के ठीक सामने 1 नंबर की फाइल रखी हुई थी। फाइल पर लिखा नंबर 001, ठीक उसके बगल में 002 और ठीक उसके बगल में 003 था। अनिका अब जान चुकी थी कि उसकी मंजिल बेहद करीब थी। 003 के बगल में जो फाइल थी, ये वही फाइल थी जो स्वाति मल्होत्रा ने सालों पहले अनिका के लिए छोड़ी थी, जिसका नंबर था 004 और शायद जिसके अंदर V16 पावर ट्रक को बनाने का फार्मूला भी लिखा था और उसी फार्मूले से जुड़ी थी अलेक्जेंडर की जिंदगी। मगर तभी अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि 003 के बगल में जो फाइल थी उस पर नंबर लिखा था 005। अनिका ने जब वो फाइल निकालकर उसे पढ़ना शुरू किया तो उस पर टाइटल लिखा गया था एक्सपेरिमेंट फॉर प्लेग। जब अनिका ने उस फाइल को पढ़ा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उस फाइल में किसी चूहे पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था। यह एक्सपेरिमेंट कम से कम 50 साल पहले हुआ था। अनिका ने वो फाइल फिर से अपनी जगह पर रख दी। फाइल नंबर 003 पढ़ना शुरू किया। उस फाइल में भी कम से कम 25 से 30 साल पहले के किसी कॉलेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था, मगर ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसके बारे में स्वाति मल्होत्रा अनिका को बताना चाहती थी। अनिका बड़ी ही तेजी से एक के बाद एक फाइलें पलटने लगी, मगर उसे 004 नंबर की फाइल कहीं नजर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते अनिका ने 50 नंबर की फाइल तक हर फाइल को एग्जामिन कर लिया, मगर उसमें उसे कहीं भी V16 पावर ट्रक को बनाने का फार्मूला नजर नहीं आ रहा था। अनिका पागलों की तरह फाइल के पन्ने पलटने लगी थी। अनिका को इस वक्त कोई होश नहीं था कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। बस उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये V16 पावर ट्रक बनाने का फार्मूला स्वाति मल्होत्रा ने कहाँ लिखा था और किस फाइल में छुपाया था। तभी अचानक अनिका के कानों पर तालियों की आवाज पड़ने लगी। जब अनिका ने अपना ध्यान फाइलों से हटाया और सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा तो अनिका ने देखा कि पूरा का पूरा यूनिट नीचे खड़े होकर अनिका की ओर देखकर तालियां बजा रहा था।
वो डायरेक्टर जो फिल्म शूट कर रहा था वो अपने होंठ दबाकर अनिका की ओर देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। जब तालियों का शोर थोड़ा कम हुआ तब उस डायरेक्टर ने अनिका की ओर देखकर कहा, व्हाट्स अ परफॉर्मेंस। मान गए गुरु, मान गए तुम्हें। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एक नेचुरल टैलेंट हो। क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने। तुम तो बिल्कुल भूल गई थी कि यहाँ पर कैमरा भी है। अक्सर हीरो के साथ छोड़ देते वक्त नए लोग काफी घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। अरे ऐसी एक्टिंग का एक्सपीरियंस एक्टर भी नहीं कर पाते आजकल। इतने नेचुरल हो तुम। अनिका के माथे से पसीना बह रहा था। वो किसी भी तरह नंबर 004 फाइल ढूंढना चाहती थी। डायरेक्टर और आसपास खड़े लोग क्या कह रहे थे वो अनिका के कानों पर तो पड़ रहा था, मगर अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर 004 नंबर की फाइल गई कहाँ। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि वो फाइल यहाँ मौजूद भी थी या नहीं, या फिर अनिका के पहुंचने से पहले ही वो फाइल कोई और उड़ा कर ले गया था। एक साथ कई सारे कंफ्यूजन अनिका के मन में खड़े हो रहे थे। तभी उस डायरेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा कार्ड रखो। इस पर मेरा पर्सनल नंबर है। अगर तुम एक्टिंग करना चाहो मेरे साथ तो फिर मुझे कॉल कर देना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया रोल है। अनिका को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब उस डायरेक्टर के हाथ से उसने डायरेक्टर का कार्ड ले लिया और अपनी जेब में रख लिया था। वो डायरेक्टर राहुल की ओर मुड़कर कहने लगा, गजब की एक टैलेंट है ये लड़की। तुम देखना, अगर ये लड़की अच्छी स्क्रिप्ट में कास्ट हो जाए तो फिर ये आग लगा देगी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद अचानक ही उस डायरेक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे राहुल, वैसे तो तुम्हारे सामने जो हीरोइन का रोल करने वाली है वो लड़की कास्ट तो हो गई है, मगर अगर तुम कहो तो फिर मैं उस लड़की की जगह इस लड़की को उस रोल में कास्ट कर लेता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है। इससे पहले कि राहुल इस बात का कोई जवाब दे पाता, उस डायरेक्टर ने राहुल को रोकते हुए कहा, और एक मिनट, वो लड़की जरा यहाँ आओ। अनिका अपने ही धुन में खोई हुई थी, मगर डायरेक्टर की बातें अनिका के कानों पर जरूर पड़ रही थी। डायरेक्टर की बात सुनते ही अनिका के कदम डायरेक्टर की ओर आगे बढ़ गए। जब अनिका डायरेक्टर के पास पहुंची तब डायरेक्टर ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। अरे राहुल, जरा यहाँ आओ, खड़े हो जाओ। डायरेक्टर ने राहुल को अनिका के ठीक बगल में खड़ा किया। फिर अपने हाथों से फ्रेम बनाते हुए डायरेक्टर ने ताली बजाकर राहुल से कहा, वाह, क्या केमिस्ट्री है तुम दोनों की। अरे तुम दोनों तो अगर साथ में खड़े हो जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे रियल लवर्स हो तुम दोनों। तुम्हारी केमिस्ट्री तो पर्दे पर आग लगा देगी, सचमुच। उस डायरेक्टर की बातें सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। अनिका के कानों पर उस डायरेक्टर की बातें तो पड़ रही थी, मगर अनिका के दिमाग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने अनिका की ओर देखकर पूछा, बोलो, क्या कहती हो तुम। तुम्हें कास्ट कर दो इसी फिल्म में। राहुल के साथ पहले फिल्म में काम करने का मौका मिले तो फिर कौन लड़की मना कर सकती है। डायरेक्टर अब बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहा था, इसलिए उसे रोकते हुए अनिका ने कहा, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी हीरोइन नहीं बनना चाहती। अनिका ने इस बार राहुल का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए डायरेक्टर की ओर देखकर कहा, क्या आपकी शूटिंग पूरी हो गई है। डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखा और फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद राहुल से कहा, हाँ, यह सीन तो पूरा हो गया है। अब चलते हैं हमारे अगले सीन की ओर। देखो राहुल, ये जो अगला सीन है वो बहुत ही खास होने वाला है। इस सीन में तुम पहली बार हीरोइन से मिलोगे, जिससे तुम प्यार करने लगोगे। इस सीन में भर भर के रोमांस चाहिए मुझे, और तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह का नेचर डायरेक्टर हूँ। रोमांस करने के लिए शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की जरूरत होती है, फीलिंग्स की जरूरत होती है। वो फीलिंग्स तुम्हें आंखों में दिखानी चाहिए। ये कहने के बाद डायरेक्टर राहुल को सीन समझाने लगा। राहुल बार बार अपने बगल में खड़ी अनिका की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने अपने गले की खराश उठाते हुए डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर सर, मुझे लगता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये रोमांटिक सीन मैं आज नहीं कर पाऊंगा। आज एक्शन सीन्स पूरे कर लेते हैं।
रोमांटिक सीन्स किसी और दिन पूरे कर लेंगे। डायरेक्टर राहुल की बात पर हैरान हो गया। इससे पहले कि डायरेक्टर राहुल के साथ कोई आर्गुमेंट करता है, राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, समझिए ना सर, मैं एक एक्टर हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अगर मेरे मन में फीलिंग्स ही नहीं होंगे तो फिर मैं उस सीन को पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। आप तो इतने महान डायरेक्टर हैं, नेचुरल एक्टिंग की बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने एक्टर्स को कितनी फ्रीडम देते हैं। उस डायरेक्टर ने अपने सर से टोपी उतारी और राहुल से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ये सीन हम फिर कभी कर लेंगे। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल एक्टर हो, अपने मूड के हिसाब से ही काम करोगे, मगर मैंने भी कभी अपने एक्टर को नाराज नहीं किया। तुम्हारे मूड के हिसाब से ही शूटिंग होगी। ये कहने के बाद वो डायरेक्टर अनिका को गौर से देखने लगा। अनिका की नजरें अभी भी उस फाइल के शेल्फ पर टिकी हुई थी। अनिका 004 नंबर की फाइल लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसे नाकामयाबी मिल रही थी। डायरेक्टर ने राहुल की ओर देखकर कहा, मगर तुमने अभी अभी जो सीन किया जिसमें गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे, उसमें तुम्हारा मूड मुझे कुछ सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि हमें एक और रीटेक करना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कल दोबारा रीटेक कर लेंगे। उस डायरेक्टर ने राहुल से कहा, कल क्यों, आज क्यों नहीं? इस बार राहुल ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, सर, आज मेरा शूटिंग करने का मूड नहीं है। डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज राहुल को हो क्या गया था। इन सारी बातों से अनजान अचानक अनिका वहां से निकली और सीधे लाइब्रेरियन के पास जाकर कहने लगी, एक्सक्यूज मी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अक्वायर्ड वेयर फाइल्स आर केप्ट। आई कैन नॉट फाइंड अ सर्टन फाइल। उस लाइब्रेरियन ने अनिका से पूछा, विच फाइल डू यू वांट? शूटिंग वाले एक के बाद एक अपना सामान उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगे। लाइब्रेरी सिर्फ 2 घंटे के लिए किराए पर ली गई थी। जब शूटिंग का पूरा क्रू लाइब्रेरी से बाहर निकल गया, तब राहुल एक कोने में बैठकर अनिका की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। अनिका तेजी से लाइब्रेरियन के पास गई। अनिका जानती थी कि ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता था। अनिका पर जिस किसी ने नजरें बनाई हुई थी उसे शक हो सकता था, मगर अनिका से अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फाइल नंबर 004 अब तक उसके हाथ नहीं पहुंची थी। लाइब्रेरियन के पास जाकर अनिका ने लाइब्रेरियन के साथ इंग्लिश में बातें की, जिसका मतलब था, अनिका ने पूछा, वहां शेल्फ पर जो पुरानी फाइलें पड़ी हैं उसमें से कुछ फाइलें मिसिंग हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों है? I mean, किसी नंबर की फाइलें वहां मौजूद ही नहीं है। उन फाइलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या वह फाइल खो गई हैं या कोई लेकर चला गया है? उस लाइब्रेरियन ने अनिका को समझाते हुए कहा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। लाइब्रेरी में लगी हुई फाइलें कोई लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकता, और फाइलें खोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यह फाइलें काफ़ी पुरानी एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सिटी के आविष्कारों से रिलेटेड फाइलें हैं। यह फाइलें किसी भी कीमत पर कोई ले नहीं जा सकता। अनिका ने फिर गहरी सांस लेते हुए उस लाइब्रेरियन से पूछा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नंबर की फाइलें वहां मौजूद ही नहीं है? लाइब्रेरियन ने इस बात का मुस्कुराते हुए अनिका को जवाब दिया, मुझे लगता है तुम नई स्टूडेंट हो, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो फाइलें वहाँ शेल्फ पर नहीं है उन्हें महफूज रखा गया है। वह काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है, और वह फाइलें सिर्फ यहाँ के प्रोफेसर और ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं उन्हीं को दी जा सकती है। यूँ समझ लो कि वह फाइलें वह खजाना है जिस तक हर किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। वैसे तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए थी? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह लाइब्रेरियन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका ने अपनी बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, वह तो मैं जस्ट यूं ही थोड़ा क्यूरियस हो गई थी। वहां पर मैंने देखा कि कुछ नंबर की फाइल मिसिंग थी, इसलिए आपको अलर्ट करने चली आई। अनिका अब तक जान चुकी थी कि लाइब्रेरियन के साथ ज़्यादा सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं था। तब अनिका वहीं कॉरिडोर में एक बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अनिका ने यूनिवर्सिटी की सिस्टम हैक कर ली। हैक करने के बाद अनिका सीधे लाइब्रेरियन के डेटाबेस में चली गई,
जब अनिका ने 004 की फाइल के बारे में सर्च किया तब उसे पता चला कि वह फाइल कहीं महफूज रखी गई थी। पुराने दिनों में जब कंप्यूटर नहीं थे तब फिजिकल फाइलें यूज की जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे फाइल सिस्टम से कनेक्ट कर दी जाती थी, इसलिए सारी की सारी फाइलें कंप्यूटर में फीड होती थीं, मगर पुरानी फाइलें अभी भी फिजिकल फॉर्म में संभाली गई थीं। कई फाइलों को डेटाबेस में एंटर नहीं किया गया था। अनिका जानती थी कि उन फाइलों का महत्व इतना ज़्यादा था कि उन्हें इस तरह से खुलेआम पब्लिक सर्वर पर नहीं अपलोड किया जा सकता था। अनिका ने जब 004 नंबर की फाइल को सर्च किया तब उसे पता चला कि उस फाइल को लाइब्रेरी में ही एक आर्काइव में महफूज रखा गया था। वह फाइल अभी भी फिजिकल फॉर्म में मौजूद थी। अनिका यह भी जानती थी कि वहाँ 039 और 048 नंबर की भी फाइल मिसिंग थी। अनिका ने उन दोनों फाइलों के बारे में भी सर्च करने की कोशिश की। वह दोनों फाइलें भी फिजिकल फॉर्म में ही थी और स्वाति की बताई हुई फाइल तक पहुंचने का अनिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह लाइब्रेरी के आर्काइव से 004 नंबर की फाइल को चुराने का। मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि वह यह कैसे कर सकती थी। अनिका यह भी जानती थी कि जरूर उस पर किसी ने नजरें बनाए रखी थी। यह वही खतरनाक लोग थे जो अनिका से पहले भी 16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अपनी जान बचाना चाहते थे और उसके पावर के जरिए दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। अनिका अब तक जान चुकी थी कि वह अगर उन स्पेशल फाइलों तक पहुंचना चाहती है तो उसे स्टॉ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनना होगा और या फिर एक ऐसा बोनोफाइड स्टूडेंट बनना होगा जिसे गोल्ड मेडल मिला हो। मगर ऐसा करने में भी काफी वक्त बीत सकता था और अनिका के पास गंवाने के लिए अब बिल्कुल वक्त नहीं था। अनिका जानती थी कि जल्दबाजी में अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो वह उसके लिए और अलेक्जेंडर की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अनिका कुछ देर तक वही बेंच पर बैठी सोचती रही कि उसे आगे क्या करना होगा। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अनिका ने वापस घर लौटना ही बेहतर समझा। अनिका अब जान चुकी थी कि उसे कुछ और दिन इंतजार करना होगा स्वाति की रखी हुई फाइल तक पहुंचने के लिए। अनिका यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधे घर पहुंची। जब अनिका ने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की तो अनिका ने देखा कि वही सुबह वाली बूढ़ी आंटी जिसका नाम सुस्मिता ने मिसेज लालचंद बताया था, वह रिया को ऊंची आवाज में डांट रही थी। मिसेज लालचंद रिया से कह रही थी, इतनी छोटी सी उम्र में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह की बच्ची हो तुम? किस तरह के संस्कार पड़े हैं तुम पर? इतनी सी उम्र में चोरी करना कहाँ से सीखा तुमने? जैसे ही मिसेज लालचंद ने अनिका को अपने पास आते हुए देखा, अनिका की ओर इशारा करते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम अगर ऐसी हो तो तुमने बच्चों को कैसे संस्कार दिए होंगे। आते ही तुम लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बच्ची अगर चोरी कर सकती है तो पता नहीं माँ क्या करती होगी। मिसेज लालचंद जिस तरह से शोर मचा रही थी वह सुनकर आसपास के लोग भी अनिका के घर के बाहर जमा हो गए थे। उनमें से किसी एक पड़ोसी ने कहा, अरे आंटी जी क्या हुआ? छोटी सी बच्ची को इतना क्यों डांट रही हैं? बच्ची तो कितनी प्यारी लगती है, किसी की नजर न लग जाए इतनी सुंदर बच्ची को। आखिर हमें भी तो बताइए कि क्या चुराया है इस बच्ची ने जो आप उसे इतना डांट रही हैं। हम सब सुन रहे थे, आप काफी टाइम से बच्ची को डांट रही हैं। हम सब भी जानना चाहते हैं कि आखिर बच्ची ने ऐसा क्या चुराया है। मिसेज लालचंद ने रिया की ओर देखते हुए कहा, यह कोई बच्ची नहीं है, एक शातिर चोर है। चोरी करना इसे इसकी माँ ने इसे सिखाया है। इसने दिन दहाड़े मेरे घर से बर्फी चुराई है। मिसेज लालचंद की बात सुनकर पड़ोसी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब उन लोगों ने रिया की ओर देखा तो रिया ने अपने हाथों में एक बड़ा सा बर्फी का टुकड़ा पकड़ रखा था। टुकड़े को देखकर यह कहा जा सकता था कि नन्ही सी रिया पहले ही आधी बर्फी खा चुकी थी। जब रिया ने मिसेज लालचंद को यह सब कुछ कहते हुए सुना तो रिया ने फिर से बर्फी का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखा और उसे चबाने लगी। रिया जब बर्फी का टुकड़ा चबा रही थी तब आसपास खड़े लोगों के दिल में रिया के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। बर्फी चबा रही रिया सचमुच बहुत क्यूट लग रही थी। रिया की गोरी गोरे गाल को लंदन की ठंडी सी वजह से कुछ गुलाबी पड़ चुके थे। वह बिल्कुल बर्फी की तरह ही गोल मटोल हो गए थे। यह नजारा देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर एक पड़ोसी ने आगे बढ़ते हुए मिसेज लालचंद से कहा, मिसेज लालचंद,
एक बर्फी के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? छोटी बच्ची है, भूख लगी होगी। बर्फी को देखकर उसका मन ललचाया होगा। सिर्फ एक बर्फी लेने से उसे चोर कहने की क्या जरूरत है? हम सब ने अपने बचपन में भी कभी न कभी यह जरूर किया है। उस पड़ोसी की बात सुनकर आसपास खड़े पड़ोसी भी कहने लगे, हाँ हाँ, यह तो हम लोगों ने भी किया है। तभी क्राउड के बीच में से किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे आंटी जी, आपने भी तो बचपन में ऐसे ही काफी बर्फियां लुधियाना में पड़ोसियों के घर से चुराई होंगी। उस आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े सारे पड़ोसी एक साथ हंस पड़े। पड़ोसियों को इस तरह रिया का सपोर्ट करते हुए देखकर बूढ़ी मिसेज लालचंद गुस्से से और तिलमिलाने लगी। वो रिया की ओर देखकर कहने लगी, क्या तुम जैसे बच्चों को शर्म नहीं आती? किसी की चुराई हुई चीज उसी के सामने इस तरह से मजे से खा रही हो। अगर इतनी छोटी सी उम्र में तुम ऐसी हो तो बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी बनोगी। मुझे तो उस दिन का डर लग रहा है जब बड़ी होकर तुम बुरे लोगों की संगत में आकर बुरे बुरे काम करोगी। तुम जैसी लड़कियों की वजह से यह समाज इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नन्ही सी रिया ने बूढ़ी आंटी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी क्या कहा आपने? बड़ी होकर मैं मम्मा जैसी बनूंगी। क्या आप सच कह रही हैं? रिया की इस बात का सख्ती से जवाब देते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी होकर तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनोगी। तुम्हारे पापा कौन है यह तो पता नहीं, तुम्हारी माँ किस किस्म की लड़की है यह तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इतनी छोटी सी उम्र में 3-3 बच्चों की माँ बन गई। पता नहीं कैसे कमाती होगी, यहाँ का किराया कैसे भरती होगी, कौन से रास्ते अपनाकर यह आजकल की लड़कियां पैसे कमाती हैं। यह तो सोच सोच कर ही मुझे शर्म आने लगती है। और ऊपर से बच्चों की परवरिश भी ऐसी की है। ऐसे बच्चों को देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। किस तरह के नालायक बच्चे हैं यह। मिसेज लालचंद की बात सुनते ही अपने हाथों में पकड़ी हुई बर्फी रिया ने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी करके मिसेज लालचंद से पूछा, अभी अभी क्या आपने मुझे नालायक कहा? रिया के तेवर देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी चौंक गए थे। मिसेज लालचंद भी रिया की घुरती हुई आंखों को देखकर हड़बड़ा गई। मगर रिया की बात का जवाब देते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें ही कहा है, क्या करोगे तुम? जैसे ही मिसेज लालचंद ने यह बात कही, रिया ने फिर से बर्फी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसे चबाते हुए कहने लगी, तब तो ठीक है, तब कोई बात नहीं। अगर आपने मुझे नालायक कहा है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे भाइयों को अगर कोई गाली दे तो यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही लोगों ने रिया की यह बात सुनी, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। लोगों की हंसी रोकते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, अरे आप लोग इस बच्चे का सपोर्ट मत कीजिए। आप लोगों को यह लड़की अभी क्यूट लग रही है, मगर जरा देखिए इसके तेवर, बड़ों के साथ किस तरह से बात कर रही है। तभी भीड़ में खड़े एक उम्रदराज आदमी ने कहा, यह हमारा जमाना नहीं रहा। आजकल के बच्चे तो काफी तेज हो गए हैं। अब वह दिन गए कि बड़े आंख दिखाते थे और बच्चे बिस्तर के नीचे छुप जाया करते थे। आजकल के बच्चे तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं और बड़ों की गलतियों पर उन्हें सुधारना भी जानते हैं। मिसेज लालचंद ने गुस्से से तिलमिलाते हुए आसपास खड़े सभी लोगों से कहा, आप लोग यह चीज इतनी लाइटली मत लीजिए। आज इस बच्ची ने मेरे घर से बर्फी चुराई है, कल उठकर हमारी पूरी सोसाइटी में कोई ना कोई चीज चोरी करने लगेगी। धीरे धीरे यह बड़े बच्चे होंगे, चोरियां भी बड़ी होती जाएंगी। अरे हम सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बचपन में ही ऐसे बदमाशों को रोका नहीं गया तो बड़े होकर यह लोग समाज के लिए वह कलंक बनते हैं जिसे मिटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है हमें भी इस मामले को यहीं पर रोक देना चाहिए। अभी के अभी पुलिस को यहाँ बुलाओ और इस लड़की को और इसकी माँ को कंप्लेन करो। मिसेज लालचंद की बात सुनकर अनिका काफी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि पुलिस के आने से मामला बहुत बिगड़ सकता था, मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए मिसेज लालचंद इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही थी। अनिका चुपचाप भीड़ के ठीक पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। अनिका जानती थी अगर वह मिसेज लालचंद के साथ आर्गुमेंट करती तो मिसेज लालचंद तमाशा और बड़ा कर देती। इसलिए अनिका के पास इस वक्त चुपचाप वहीं खड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
जब मिसेज लालचंद ने पुलिस को बुलाने की बात कही तब एक पड़ोसी ने आगे आते हुए मिसेज लालचंद से कहा, यह क्या बात कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? यह एक 6 साल की बच्ची है, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं जो आप इस बात को इतना आगे ले जाना चाहती हैं। एक मिठाई का तो सवाल है, अब बच्ची ने मिठाई चुराई हो या अनजाने में अपना समझकर खा ली हो तो क्या फर्क पड़ता है? मिसेज लालचंद ने भी इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, फर्क पड़ता है। अगर आपको नहीं पड़ता तो मुझे जरूर पड़ता है। देखो, अगर हमने इस छोटी सी बच्ची को बिना सजा दिए जाने दिया तो कल उठकर यहाँ पर और भी बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तुम नहीं जानते यह बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सब पिछले कई सालों से यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में आ गए तो सोसाइटी की सिक्योरिटी काफी खतरे में पड़ सकती है। चलो, अगर आप लोग कहते हैं कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो फिर ठीक है, आप लोगों की बात मान लेती हूं। मैं हमारी सोसाइटी की इज्जत की खातिर मैं पुलिस को नहीं बुलाती हूं, मगर एक बात तो पक्की है, अभी इसी वक्त इस बच्ची को सबके सामने अपने कान पकड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी और सबके सामने यह कहना होगा कि वह दोबारा कभी किसी भी चीज की चोरी नहीं करेगी। हाँ, मुझे पता है कि ऐसी चीजों से ऐसे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी एक बार सबके सामने अगर यह सजा दे दी जाए तो हो सकता है कल उठकर वह अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। उसे पता चलना चाहिए कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। आज उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ रही है, कल को जब बड़ी हो जाएगी तो क्या पता पुलिस उसे पकड़कर जेल में भी डाल दे। नन्ही सी रिया बड़े ही आराम से अपने मुंह में रखी बर्फी चबा रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से मिसेज लालचंद को लगभग रिया की बड़ी दादी की उम्र की थी उन्हें देखे जा रही थी। जब मिसेज लालचंद ने रिया को माफी मांगने के लिए कहा तो रिया ने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वह बस मिसेज लालचंद के सामने देखकर मुस्कुराती रही। रिया के इस रिएक्शन को देखकर मिसेज लालचंद का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस बार मिसेज लालचंद ने रिया को कंधों से पकड़ लिया और अपनी कमर झुकाते हुए बड़ी बड़ी आंखों से रिया को देखते हुए कहा, अगर अभी इसी वक्त तुमने अपने कान पकड़कर सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे पुलिस को ही क्यों न बुलाना पड़े। तभी एक पड़ोस की आंटी ने रिया के पास आते हुए बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में कहा, बेटा, बड़ों से माफी मांगने में कैसे शर्म, माफी मांग लो और यह तमाशा यहीं खत्म कर दो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। इसके बाद उस औरत ने मिसेज लालचंद से कहा, देखे बच्ची अभी माफी मांग लेगी, मगर उसके बाद आप भी गुस्सा थूक दीजिएगा। जरा आप ही सोचिए, 3 बच्चों की माँ अब इतने बड़े शहर में कहाँ आसरा ढूंढने जाएगी। हम सब भारतीय मूल के लोग हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मिसेज लालचंद घूर घूर कर अपने पास खड़ी रिया को देखती रही। उस पड़ोसी औरत ने फिर से रिया से कहा, बेटा चलो अब माफी मांग भी लो, जिद छोड़ दो बेटा। रिया ने अपने एक हाथ में बर्फी का बचा हुआ टुकड़ा पकड़ रखा था और दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रिया ने उस औरत से कहा, मगर मैं माफी क्यों मांगू? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। यह बर्फी तो खुद खड़ूस दादी ने मुझे दी है। रिया ने मिसेज लालचंद का एक नया नाम रख दिया था, खड़ूस दादी माँ। मिसेज लालचंद अपना नाम सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी और सभी लोगों से कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना किस तरह की बच्ची है यह। अब तुम लोगों ने अपने कानों से सुन लिया। इसकी भोली सूरत पर मत जाओ, जरा इसकी जबान को देखो। इस उम्र में बड़ों के साथ किस तरह से बात करती है यह देखकर आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि बड़े होकर यह लड़की क्या करेगी। पड़ोस की उस औरत ने फिर से रिया को समझाते हुए कहा, बेटा चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर फिर भी माफ़ी मांग लो। वह बड़े हैं हमसे, उनसे माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। नन्ही सी रिया ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, खड़ूस दादी माँ ने बर्फी खुद ही दी थी और अब कह रही हैं कि मैंने यह बर्फी चोरी की थी। यह तो कितनी गलत बात है। रिया की बात सुनकर आसपास खड़े पड़ोसी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मिसेज लालचंद ने हंसते हुए कहा, वाह वाह, क्या कहानी बना रही हो तुम।
तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि पहले मैंने तुम्हें बर्फी दी और उसके बाद मैंने ही बर्फी चोरी करने की बात रखी और अब पुलिस को बुलाने का सजेशन भी मैं ही दे रही हूँ। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? अनिका दूर खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अनिका की नजरें अपने दरवाजे पर टिकी हुई थी। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी बहन के लिए कितने प्रोटेक्टिव थे, मगर वह दोनों अब तक बाहर नहीं निकले थे। इसका मतलब साफ था कि जरूर तीनों बच्चों ने मिलकर कोई प्लान बनाया था। अनिका चुपचाप भीड़ के पीछे खड़े हुए फिर से सारा तमाशा देखने लगी। तभी नन्ही सी रिया ने पड़ोस की आंटी की ओर देखकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, यह बर्फी खड़ूस दादी माँ ने मुझे दी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। रिया के पास सबूत था। यह बात सुनकर खुद मिसेज लालचंद भी चौंक गईं। आसपास खड़े पड़ोसी भी हैरान होकर रिया की ओर देखने लगे। उस पड़ोस की आंटी ने नन्ही सी रिया से पूछा, यह क्या कह रही हो बेटा? क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि मिसेज लालचंद ने ही तुम्हें यह बर्फी खुद ही दी थी? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, भीड़ के बीच से एक खड़ी एक दुबली पतली सी 20 साल की लड़की ने अपना हाथ ऊपर करते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, इस बात का सबूत तो मैं भी दे सकती हूँ। जब अनिका की नजरें लड़की पर पड़ी तब अनिका को ऐसा लगा जैसे कि अगर पिंकी 20 साल की हो जाए तो बिल्कुल इस लड़की की तरह लगेगी। दुबली पतली कमजोर पिंकी आकाश और श्रेया के साथ रहकर अब काफी अच्छी हेल्थ में लगने लगी थी, मगर इस वक्त अनिका के सामने जो लड़की खड़ी थी उसे देखकर ऐसा फील होता था जैसे वह लड़की फाइनेंशियल काफी वीक थी और शायद अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं छोटी मोटी नौकरी करती थी। उस लड़की की आवाज भी काफी धीमी थी। हालांकि अनिका को सुस्मिता ने पहले ही सारे पड़ोसियों के बारे में सब कुछ बता दिया था और इस वजह से अनिका जानती थी कि उस लड़की का नाम रीना था। उस लड़की को बचपन में उसके माँ बाप ने अडॉप्ट किया था, मगर पूरा बचपन उस लड़की को उन दोनों ने काफी दुख पहुंचाया था। वह लड़की इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोसाइटी के सबसे छोटे घर में रहती थी। उस घर की मरम्मत भी ठीक से नहीं हुई थी, मगर वह लड़की काफी जरूरतमंद लग रही थी, इसलिए सुस्मिता ने काफी कम किराए पर उस लड़की को वह मकान दे दिया था। उस लड़की की आंखें देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि वह लड़की डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। आसपास खड़े सभी लोग उस लड़की के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और सभी लोगों को उस लड़की के लिए काफी सिंपैथी थी। सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रीना ने कोई बात कही थी तो जरूर उसमें कोई सच्चाई होगी। पड़ोस वाली आंटी ने रीना की ओर देखकर कहा, रीना बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सच है? रीना ने फिर से अपनी कमजोर आवाज में कहा, हाँ मैं जानती हूँ, वह बर्फी का टुकड़ा खुद मिसेज लालचंद ने उस बच्ची को दिया था। रीना की बात सुनते ही सभी लोग हैरान होकर मिसेज लालचंद की ओर देखने लगे। एक सीनियर सोसाइटी मेंबर में आगे आते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, यह रीना क्या कह रही है? मिसेज लालचंद, आपने खुद वह बर्फी का टुकड़ा अगर बच्चे को दिया था तो अब इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही हैं? यह किस तरह की हरकत है? मिसेज लालचंद, हम लोग आपकी उम्र को देखकर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आप एक छोटी सी बच्ची के पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ जाएंगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मिलेगा आपको यह सब करके? तभी एक और औरत ने आगे बढ़कर मिसेज लालचंद से कहा, अरे हम सब लोग एक ही देश के लोग हैं। अगर इस पराये देश में हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो पता नहीं यहाँ के लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। हम सबको अपनी एकता दिखाकर यहाँ साथ साथ खुशी खुशी रहना है, मगर आप तो एक छोटी सी बच्ची के साथ इस किस्म की हरकत कर रही हैं। अब आप ही बताइए कि 6 साल की बच्ची को क्या लगेगा कि बड़े लोग इस तरह की चालबाजियाँ करते हैं। बच्चे हम ही से सब कुछ सीखते हैं। अब आज आपने जो किया है यह सीख बच्चों को देना कोई सही बात नहीं है। मिसेज लालचंद, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जैसे ही एक के बाद एक सारे पड़ोसी मिसेज लालचंद को खरी खोटी सुनाने लगे, अचानक ही मिसेज लालचंद ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोग एकदम चुप हो जाओ। यह मत भूलो कि मेरा बेटा एनटीटी में सीनियर ऑफिसर है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने उसकी माँ के साथ क्या व्यवहार किया तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वह अपनी कंटेक्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है।
जैसे ही लोगों ने मिसेज लालचंद की यह बात सुनी, सभी लोग घबराकर शांत हो गए। एनटीटी लंदन की बहुत बड़ी कंपनी थी और सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मिसेज लालचंद का बेटा एनटीटी में सीनियर ऑफिसर था। इसलिए सब लोग अब चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए। सबके जाने के बाद मिसेज लालचंद ने रीना की ओर देखकर कहा, अच्छा तो तुम अब मेरे सामने सर उठाओगी? अगर इतना ही शौक था सच्चाई को बाहर लाने का, तो फिर उस वक्त तुम्हारी आवाज क्यों दब गई थी जब तुम्हारे माँ बाप तुम पर अत्याचार कर रहे थे? तब तो तुम्हारी बोलती बंद थी। आज अचानक ही तुम्हारी जबान इतनी लंबी कैसे हो गई? घर में छत की मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है तुम्हारे पास। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एनटीटी में एक मजदूर है ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब देखो तुम उसके साथ क्या होता है। अगर मेरे बेटे को पता लग जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, तो क्या तुम्हें लगता है मेरा बेटा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ेगा? यह मत भूलो कि इस अमीर देश में तुम बहुत गरीब हो, और अगर नौकरी से लात पड़ जाए तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो सकता है, यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। यह कहने के बाद मिसेज लालचंद तेजी से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक अनिका उन्हें सड़क के उस पार दिखाई दी। मिसेज लालचंद ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, तुम मेरे बेटे का पावर नहीं जानती। अगर अपने बच्चों के साथ जल्द से जल्द यहाँ से घर छोड़कर नहीं निकली तो देखना क्या होता है तुम्हारे साथ, और उस लड़की रीना और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मैं क्या करती हूँ वह तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मिसेज लालचंद की बात सुनते ही रीना फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी रीना मिसेज लालचंद की धमकी सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो घुटनों के बल वहीं सड़क पर बैठ गई। रीना के मन में अब बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, बिना किसी वजह और बिना किसी कारण के उसके बॉयफ्रेंड को नौकरी से निकाल दिया जाने वाला था। इससे पहले कि अनिका सड़क पार करके रीना को समझाने की कोशिश करती, रीना वहां से खड़ी होकर रोते हुए गली के आखिर में बने उस छोटे से घर में चली गई। रीना के जाते ही अनिका ने तेजी से उसका पीछा करने की कोशिश की। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, मम्मा कहाँ जा रही हो आप? रीना आंटी से मिलने जा रही हो? बेचारी कितनी डर गई है। मुझे लगता है कि वो बहुत कमजोर है, बिल्कुल हमारी पिंकी की तरह। मम्मा अगर आप उनके पास जा रही हो तो उनसे जरूर कहना कि रोज 2 एप्पल खाया करें, फिर 1 महीने के अंदर ही वह मेरी तरह एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और उनसे यह भी कह देना कि खड़ूस दादी माँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खड़ूस दादी माँ उन्हें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो फिर मैं भी उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि नन्ही सी रिया रेखा मासी की फेवरेट थी और रिया ने सब कुछ अभी अभी अपने कानों से सुना था। वो जानती थी कि रिया की मर्जी के बिना मिसेज लालचंद चाह कर भी रीना के बॉयफ्रेंड को नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। रिया अगर अपनी बड़ी मासी को एक फोन करके कह दे तो फिर मिसेज लालचंद के बेटे को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती थी, और ये भी किया जा सकता था कि उनके बेटे की पोजीशन पर ही रीना के बॉयफ्रेंड को बिठाया जा सकता था। अनिका ने रिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो घर के अंदर चली जाए। जैसे ही रिया घर के अंदर गई, अनिका चलकर गली के आखिर में बने उस मकान के पास पहुंची। जब अनिका ने खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश की तो अनिका ने देखा कि रीना सोफा पर बैठ के जोर जोर से सिसकियां लेते हुए आंसू बहा रही थी। रीना ने अपने हाथ में टेलीफोन पकड़ रखा था। कुछ देर अपनी रोती हुई आवाज को कंट्रोल करने के बाद रीना ने एक टेलीफोन नंबर डायल किया। कुछ देर बाद रीना उस टेलीफोन पर किसी के साथ बात करने लगी। हालांकि अनिका सामने वाले की बातें नहीं सुन पा रही थी, मगर खिड़की के पास खड़ी अनिका को रीना की बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। रीना फोन पर किसी से कह रही थी, वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उस बच्ची के साथ गलत कर रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मगर तुम मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ गई। कुछ देर बाद रीना फोन पर जोर जोर से रोने लगी। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद रीना ने एक छोटा सा तकिया अपने सर पर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अनिका ने रीना के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। रोती हुई रीना ने अंदर से जवाब देते हुए कहा, प्लीज अगर आप उस बच्ची की माँ हैं तो चली जाइए यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अनिका ने भी बाहर से आवाज लगाते हुए कहा,
अरे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मगर प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमने सबके सामने मेरी बच्ची की मदद की, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। रोती हुई रीना ने जवाब देते हुए कहा, थैंक्स की कोई बात नहीं, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। उस बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर वो सबके सामने डांट क्यों खाती? मगर अब मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद मेरे नसीब में लिखा हुआ है। मेरी वजह से मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी अब तकलीफ होने लगी है। जरूर मुझ में ही कोई खामी है। अनिका जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगी, मगर रीना की आवाज में रोना बिल्कुल कम नहीं हुआ। ना ही उसने दरवाजा खोला। रीना के घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस घर को मरम्मत की काफी जरूरत थी। हालांकि उस घर में कुछ बेसिक चीजें जरूर मौजूद थी, मगर किसी भी एंगल से वो घर फैमिली के रहने के लायक नहीं था। वो लगातार कांच की खिड़की से रीना को रोते हुए देखी जा रही थी। अनिका बार बार दरवाजा नॉक करके रीना को दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर रोती हुई रीना ने अनिका की हर बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। रीना के टूटे फूटे घर के ठीक सामने मिसेज लालचंद का घर था। अनिका के खटखटाने की आवाज सुनकर मिसेज लालचंद ने अपना घर का दरवाजा खोला और अनिका की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, अरे अब शोर क्यों मचा रही हो? वो अब अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी तुम्हारे लिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और बहुत जल्द उसे इस बात का पछतावा भी होगा। आज जो उसने सबके सामने हरकत की है, ऐसी हरकत करने से पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए था। मगर अब उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। कब, कहां और क्या बोलना चाहिए, किसी के सामने बोलना चाहिए, ये हर बात उसकी समझ में आ जाएगी जब उसके बॉयफ्रेंड की नौकरी चली जाएगी। जब दोनों के पास यहाँ रहने के पैसे नहीं होंगे, तब इसे मजबूरन अपने माँ बाप के पास जाना होगा। वो माँ बाप जिन्हें इसे पूरे बचपन मार मार के सुधारने की कोशिश की, मगर ये लड़की फिर भी बाज नहीं आई। मुझे लगता है कि एक और बार अगर इसे अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया जाए तो कुछ सालों के लिए, तो वो इसे मार मार कर जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखा देंगे। जैसे ही अंदर रो रही रीना ने मिसेज लालचंद की ये बातें सुनी, अचानक ही वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई। बरामदे में आकर रीना ने अपने हाथ जोड़ते हुए मिसेज लालचंद से कहा, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मेरी वजह से अगर सुकेश की नौकरी चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आखिर इसमें सुकेश का क्या कसूर है? प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप कहो तो मैं सबके सामने गिड़गिड़ाती हूँ। ये कहते हुए बेचारी रीना घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मिसेज लालचंद से माफी मांगने लगी, मगर मिसेज लालचंद के चेहरे पर एटीट्यूड अब पहले से ज्यादा बढ़ने लगा था। मिसेज लालचंद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन रीना को दिखाते हुए कहा, तुम लेकिन इतनी आसानी से नहीं मानोगी। अभी माफी मांग रही हो, कल उठकर फिर से कोई ऐसी हरकत करोगी तो कौन जिम्मेदार होगा? रीना लगातार रोते हुए मिसेज लालचंद से कहती रही कि वो आज के बाद दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी, मगर मिसेज लालचंद बार बार उसे अपने बेटे को फोन करके रीना की कंप्लेंट करने की धमकियां दे रही थी। तभी अचानक रीना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए जमीन से खड़ा किया। अनिका ने देखा कि एक 23-24 साल का लड़का रीना के ठीक बगल में खड़े होकर रीना के आंसू पोंछ रहा था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का किसी ऊंचे खानदान का लड़का था। चेहरे पर अभी भी पूरी मैच्योरिटी नहीं आई थी, मगर वो लड़का काफी समझदार और सुलझा हुआ लग रहा था। उसने सूट पहन रखा था और देखने में वो लड़का काफी हैंडसम था। उस लड़के को देखते ही रीना ने कहा, सुकेश मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, मुझे माफ कर देना। मैं हूँ ही इतनी बदकिस्मत, मेरी वजह से अब तुम्हारी किस्मत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुकेश की ओर देखकर सामने खड़े मिसेज लालचंद ने रीना से कहा, जरा देखो, पता नहीं कैसे मिल गया है ये लड़का तुम्हें। पता नहीं क्या जादू किया होगा तुमने इस लड़के पर, जो तुम जैसी लड़की के साथ ये लड़का प्यार कर बैठा। अरे इतना समझदार लड़का है, पढ़ाई लिखाई में भी इतना होशियार था, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता। पता नहीं क्या जादू चला दिया तुमने इस पर कि वो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा कह रहा था कि वो सुकेश को प्रमोशन देने के बारे में सोच रहा है, मगर तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से प्रमोशन तो बहुत दूर है, अब तो सुकेश की नौकरी की भी लाले पड़ जाएंगे।
सुकेश मिसेज लालचंद की बातों से जरा भी घबराए नहीं था। सुकेश ने बड़ी ही शांति से रीना के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, देखो, तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बिल्कुल सही किया। अगर मिसेज लालचंद ने उस छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसी हरकत की थी जिसे सबके सामने लाना जरूरी था, तो वो काम करके तुमने कोई गलती नहीं की है। सुकेश की यह बात सुनकर मिसेज लालचंद के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मिसेज लालचंद ने इस बार सुकेश की ओर देखकर कहा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हारा बॉस मेरा बेटा है और तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे बेटे के हाथ में क्या क्या पावर्स हैं। अरे एनटीटी में जॉब लगना कोई आसान काम नहीं। तुम्हारे हाथ की जॉब लग गया, आने वाले कुछ सालों में प्रमोशन मिल जाता तो तुम खुद ही खरीदने के काबिल हो जाते। मगर अब तुमने खुद ही अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए मिसेज लालचंद ने अपने बेटे को कॉल लगा दिया। स्पीकर फोन के जरिए आसपास खड़े सभी लोगों को मिसेज लालचंद के बेटे की आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, मिसेज लालचंद अपने बेटे से कहा, अरे बल्लू बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ बेटा। तभी तुरंत लाउड स्पीकर से आवाज आई, अरे बोलो माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अचानक कॉल क्यों किया? मिसेज लालचंद ने अचानक ही अपनी आवाज में बदलाव लाते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए बल्लू को सारी बातें बताई जो अभी अभी उनके साथ हुई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद बल्लू ने जोर से स्पीकर फोन के जरिए अपनी माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो मैं क्या हाल करता हूँ सुकेश का। प्रमोशन तो आप दूर की बात रह गई, कल के कल उसे नौकरी से बाहर निकाल देता हूँ। ये कहने के बाद बल्लू ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए लाउड स्पीकर के जरिए कहा, अरे वो सुकेश, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अच्छी तरह से सुन पा रहे हो। कल सुबह जाकर HR टीम से मिल लेना और तुम्हारा इस्तीफा लेकर जाना। अगर इस्तीफा नहीं लेकर गए तो वो लोग तुम्हें खुद टर्मिनेशन लेटर दे देंगे। ये कहने के बाद बल्लू ने फोन काट दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही मिसेज लालचंद के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उनके ठीक सामने खड़ी रीना जोर जोर से फिर से रोने लगी। रीना ने सुकेश का कोट पकड़ते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे मेरी वजह से तुम अपने फ्यूचर क्यों खतरे में डाल रहे हो? तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा है। तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने होशियार हो, तुम चाहो तो जिंदगी में क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। मुझ जैसी लड़की के लिए अपना करियर दांव पर मत लगाओ प्लीज। सुकेश ने इस बार रीना को दोनों कंधों से पकड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, अब चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। तुमने जो किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बिल्कुल सही किया है और सही काम करने की वजह से अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है तो मुझे ऐसी नौकरी की कोई परवाह नहीं। सुकेश और रीना की बातें सुनकर मिसेज लालचंद को कहीं न कहीं मजा आ रहा था। उन्हें तकलीफ में देखकर मिसेज लालचंद के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका अचानक ही रीना और सुकेश के घर के बरामदे से निकलकर सीधे मिसेज लालचंद के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई और मिसेज लालचंद की ओर देखकर कहा, इस लड़के को अपनी नौकरी से कोई नहीं हटा सकता। अनिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देकर मिसेज लालचंद ने कहा, अरे तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम मेरे बेटे की भी बॉस हो। तुम तो जानती भी नहीं मेरा बेटा वहाँ पर कौन सी पोजीशन पर काम करता है और एनटीटी कितनी बड़ी कंपनी का नाम है। कल जब मेरा बेटा इस सुकेश को धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाल देगा तब तुम्हें एहसास हो जाएगा मेरे बेटे की एनटीटी में कितनी पावर है। सुकेश अपने घर के बरामदे में रीना को सपोर्ट देकर खड़ा था। वो मिसेज लालचंद की सारी बातें सुन पा रहा था मगर उसने मिसेज लालचंद की बातों को इग्नोर करना ही सही समझा। तभी अनिका ने अपने दोनों हाथ होल्ड करते हुए मिसेज लालचंद की ओर देखकर कहा, ठीक है तो अब कल ही पता चल जाएगा कि किसे फायर किया जाता है। नौकरी तो जाएगी पक्की है मगर नौकरी किसकी जाने वाली है वो तो कल का सूरज ही तुम्हें बताएगा।